ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो देख रहे हो आप लोग स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को किसी भी यूट्यूब चैनल ने ना किसी ने इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन को नहीं दिया था। पीवाईक्यू करने से सब कुछ नहीं होता है, हमेशा नहीं बोल रहे पीवाईक्यू मत करो, पीवाईक्यू करो, लेकिन पीवाईक्यू के भरोसे मत बैठो भैया, दूसरी चीजें भी करो। ये प्री बोर्ड 2024 में आया था और 2025 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। अगर जिन बच्चों ने बस पीवाईक्यू कर गए होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, लेकिन हमने प्रोवाइड किया था प्री बोर्ड में। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन हमारे सुपर पीडीएफ से किया होगा उन्होंने 2025 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को फोड़ा होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा कवर हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ये हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, इसके अलावा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, क्वेश्चन बैंक, जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अच्छा, एक और बात, ये जो कंप्लीट में वीडियो बना रहा हूं इसका समराइज वर्जन आपको लास्ट में मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको क्या प्रोवाइड करता हूं, लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप, कंप्लीट चैप्टर का माइंड मैप आपको मिल जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर में आपको समराइज करके बता दूंगा। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, क्यूबी मतलब क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा 2022, 23, 24, इसके अलावा 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। पीवाईक्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है, त्रैमासिक परीक्षा के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सुपर पीडीएफ। तो सुपर पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं भैया तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एडुस्टेट ऐप। ठीक है, एडुस्टेट ऐप आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप लोग आइएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सुपर पीडीएफ। ये हमारी केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, ये केमिस्ट्री हमारी हिंदी मीडियम। ठीक है, ये आप लोग परचेस कर सकते हैं। जो पीडीएफ आपको शो करा रहे हैं ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए भैया आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं दिख रहा है तो भैया क्वालिटी आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। 360, 480 पे ये वीडियो अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, 720 या फिर 1080 पे आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो आपको बहुत शानदार क्वालिटी में दिखने वाला है। कोई नेट का इशू नहीं आएगा भैया, मुश्किल से आपकी 150 से 200 MB फिनिश होगी। ज्यादा इशू नहीं आएगा नेट का। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास प्रश्न है, डिफाइन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। आपको कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बताना है, क्या होता है कंडक्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन बैंक 2025 में इंक्लूडेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, साथ में आपको समझा देंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो मेरी आदत ऐसी है भैया, आपको स्टार्टिंग में मैं स्लोली लेके चलता हूं, फिर हम लोग लास्ट में आप लोग देखिएगा जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर हम लोग ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ले रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और गवर्नमेंट पेपर्स के सेट पेपर्स में आ रखे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट opposes द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब भैया रुकावट। रुकावट कहां पे, करंट के रास्ते में। करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो फ्लो होता है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना, मतलब उसको अपोज करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है भैया ओम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ओम का सिंबल बना देंगे, ओम। आई बात समझ में। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोग लिख देंगे इस तरीके से, साथ में उसका सिंबल बना देंगे। बात करते हैं, रेजिस्टेंस की होगी बात खत्म, उसकी यूनिट की बात कर ली, यूनिट क्या बनेगी, साथ में डेफिनेशन की बात कर ली। हाँ, आगे देखिएगा, अगर आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया है तो अब बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप लोग कंडक्टेंस को जी बोल रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा, मतलब 1/r रेजिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। भैया इसकी डेफिनेशन तो याद कराओ,
डेफिनेशन याद करते हैं भैया, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट शोज हाउ इजीली करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही अच्छा वो वायर होगा, उतना ही अच्छा वो कंडक्टर होगा। ठीक है, किसी भी वायर का आपको बोलना है कि भैया इसका कंडक्टेंस अच्छा नहीं है, इसका कंडक्टेंस अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उतनी अच्छी तरीके से उसमें करंट फ्लो हो सकता है। आई बात समझ में? तो कंडक्टेंस अच्छा होता है, रेजिस्टेंस बुरा होता है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो। हाँ, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की यूनिट की। तो साइमंस, ये क्या हो जाती है, इसकी यूनिट बन जाती है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? एस से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस आपको समझ में आया। अब फटाफट से और चीजें देखो। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बटे ए, रो एल बटे ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहां पे आप लोग ध्यान से देखना, यहां पे ये जो रो बना हुआ है, रो का सिंबल, रो क्या है हमारे पास? रो हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, 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 ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहलाता है, रेजिस्टिविटी भी कहलाती है। ये हो गया हमारे पास लेंथ, लेंथ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं इसको सिंपल सा बोल रहा हूं एरिया। जैसे मान लो ये वायर है हमारे पास, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो गई, यहां से यहां तक की इसकी लेंथ हो गई, और ये जो हो गया ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी समझ में आई? रेजिस्टिविटी क्या होती है? यहां पे इस तरीके से रो से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कंडक्टेंस को अब इस फॉर्मेट में बनाओ तो क्या बनाओगे? G इज इक्वल्स टू 1/R होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/रो L बाई ए। अब इसको आप लोग करके देख लो कन्वर्ट। मैं यहां पे कर देता हूं भैया, जगह हमारे पास कम है, तो G इज इक्वल्स टू 1/रो L, यहां पे आ जाएगा ऊपर A। ठीक है, ये A ऊपर चला जाएगा, तो G इज इक्वल्स टू A/रो L। ठीक है, रो इंटू L। इस तरीके से हम लोग ये चीज देखते हैं। भैया ये चीज आपने क्यों बताई? क्योंकि आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे ये सारी चीजें यूज होने वाली है। एक और बात, चिंता मत करना बिल्कुल भी, मैं जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं सबको एक बार और रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी बस पढ़ते जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में बहुत ईजी हो जाएगी कहानी। हाँ, रेजिस्टेंस समझ में आया, कंडक्टेंस समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको समझते हैं। फिर से मैं कहानी आपको क्लियर कर देता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इतना समझ में आया। अगर मैं बोलूं आपसे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहां पे क्या लिखा है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल दो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किससे जुड़ी हुई है? कंडक्टेंस से जुड़ी हुई है। रेजिस्टेंस से क्या जुड़ा हुआ है? रेजिस्टिविटी जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो समझना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक वेसल है, कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई सा सॉल्यूशन आपके पास भरा हुआ है, यहां पे कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की कुछ कंडक्टिविटी होगी। क्या होगी? कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी भैया, कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी होगी ना। अगर आप लोग वहां पे दो वायर लगाओगे, तो अगर आप यहाँ पे वायर लगाओगे, यहाँ पे वायर लगाओगे, यहां से करंट छोड़ोगे, तो इस वायर में करंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडक्टेंस हो रहा होगा। या तो पानी ले लो या कुछ भी ले लो, आप लोग पानी में नमक डाल के मिला लो, ठीक है, नींबू मिला लो, कुछ भी आप लोग सॉल्यूशन बना लो। अब यहाँ पे बात आती है भैया, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहाँ गई? इसमें तो हमें दिख ही नहीं रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपके पास ये जो आपके पास वेजल है, ठीक है, ये जो कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर की लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और इसका जो हाइट है, मतलब वॉल्यूम जो हमारे पास कंप्लीट रहेगी, वो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो आप कंडक्टेंस बोल रहे हो ना, कितना इसके अंदर कंडक्टेंस है, वही कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? वही कंडक्टेंस आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। कंडक्टेंस को ही
कंडक्टेंस को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो एक स्पेशल केस है। कंडक्टेंस का स्पेशल केस क्या है कि भैया यहां पे आपकी जो वॉल्यूम रहेगी 1 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। अब वॉल्यूम को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर अपार्ट फ्रॉम लेंथ, लेंथ से हम लोग अपार्ट बोल सकते हैं लेंथ। तो लेंथ और एरिया का मिक्सचर क्या कहलाता है? एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वही हमारे पास वॉल्यूम हो गई। तो आप इन दोनों को लिख देते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसी प्रकार से रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? रेजिस्टिविटी भी स्पेशल केस है। रेजिस्टेंस सब मान सकते हैं हम लोग, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का मतलब होता है एक कंटेनर लो, उसकी वॉल्यूम कितनी फिक्स कर दो? 1 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स कर दो, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा उसी को अब आप लोग क्या बोल सकते हो? रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोल देते हैं स्पेशल केस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, आप सभी को? हाँ, चल रहा है। ओके, हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिया? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी देख ली। अब फटाफट से आप लोग समझ लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग यहां पे देख रहे हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इट शो हाउ वेल अ सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट कैसे आई भैया? यूनिट हमें समझ में नहीं आ रही है। यूनिट कैसे आई मैं आपको सब समझा दूंगा, ये दोनों चीजें वापस आने वाली है हमारे पास, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो, इतना काफी है। मैं आपको इजीली आगे सब समझा दूंगा। वापस से आने वाला है, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे हम लोग, वापस से ये सब कुछ आने वाला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल? ईएमएफ क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से आप लोग देख लो। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सेम ही होता है, लेकिन छोटा सा जो अंतर आता है वो ये होता है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लो। अगर मान लो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस टाइम पे आप लोग इसे, उसकी जो पोटेंशियल को क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप लोग ईएमएफ बोल सकते हो। कब बोल सकते हो? जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। करंट फ्लो हो गया मतलब अब आप लोग इसको ईएमएफ नहीं बोल सकते, अब आपको क्या बोलना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलना पड़ेगा। इतना सा अंतर है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज द सेल कैन प्रोड्यूस। मेजरमेंट वही होता है, वोल्ट से इसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिएगा, स्टैंडर्ड वर्ड है ना, इसका मतलब स्पेसिफिक है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल समझ में आया, वही हमारे पास होता है जो चीज बताई आपको। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम लोग ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड बताना है तो इसके ऊपर नोट लगा दो, ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड बन गया। इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ऑफ अ हाफ सेल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये वही हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो भैया, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन कि अगर आप लोग एक कंटेनर ले लेते हो, उस कंटेनर में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी रखनी पड़ेगी? 1 मोलार। 1 मोलार, ठीक है, 1 मोलार मतलब m। ये आपकी कंसंट्रेशन होने वाली है। प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर वहां पे 1 एटीएम बार का होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो भैया आप लोग बिना कोई झिझक के क्या बोल सकते हो? आप लोग बोल सकते हो कि भैया इस टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसको मैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलने वाला हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है भैया हमको कोई दिक्कत, ऐसा आप लोग बोलोगे। कब बोलोगे? जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये तीन कंडीशन, 1 एम 1 एटीएम बार 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एम 1 एटीएम बार 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एम 1 एटीएम बार और 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे 1 एटीएम बार नहीं है, 1 एटीएम बार का प्रेशर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लेना, 1 एटीएम बार का यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहा हूं। देखो मैं पूरे जोश में पढ़ा रहा हूं आपको, आपका भी फर्ज ये बनता है कि पूरा फोकस यहाँ पे करे। अभी जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, जो भी मोबाइल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सब बंद कर दो, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाफ सेल? ये त्रैमासिक परीक्षा 2024, देखो टी का मतलब होता है त्रैमासिक परीक्षा।
ये क्वेश्चन बैंक 2025 में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये उस क्वेश्चन बैंक का। व्हाट इज मीन बाय हाफ सेल? हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल देखो, एक कंटेनर हम बना लेते हैं, कंटेनर के अंदर दो हमने इलेक्ट्रोड बना ली, दो इलेक्ट्रोड बना ली, ये दो इलेक्ट्रोड बना ली, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड बना ली, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। A half cell is a part of an electrochemical cell where either oxidation or reduction take place. अब हाफ सेल आप लोग किसे बोलोगे, ध्यान से देखना, अगर इस तरीके से हम लोग इसको पार्शियली डिवाइड कर दे तो यहां पे बोला जा रहा है कि हाफ सेल इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। लेट सपोज यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में हाफ सेल है। लेट सपोज ये हमारे पास एनोड हो गया, एनोड, और ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया, एनोड और कैथोड। अब क्या हो गया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पे हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन। मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूं, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। तो आप दोनों को क्या बोल सकते हो, हाफ सेल बोल सकते हो। तो हाफ सेल इज अ पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा पूरा मिलकर क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा है। उनमें से, दोनों में से जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो, हाफ सेल बोल सकते हो। बस इतनी सी कहानी और कुछ भी नहीं है इसमें। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी आपको समझा ही देता हूं मैं। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर भैया एक इलेक्ट्रोड डिप्ड होती है। ये इलेक्ट्रोड हमने बना ली, ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई। ये इलेक्ट्रोड किसके अंदर डिप्ड होती है, उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होती है। लेट सपोज अगर ये इलेक्ट्रोड मेरी है, इसको मैं जिंक बोल रहा हूं, जिंक बोल रहा हूं, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा वो किसका भरा होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो मेटल है वो मेटल का ही सॉल्यूशन यहां पर है। मतलब दोनों एक जैसे होना चाहिए। अगर जिंक की रोड है आपकी, ये जिंक की रोड है, तो सॉल्यूशन किसका भरा हुआ होना चाहिए, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसे बताते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भैया आप लोग डायरेक्ट याद कर लो ये दो लाइन, और लास्ट में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा भाई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, सिंपल सी भाषा में आप लोग डायरेक्ट चीजें याद कर सकते हो। और ये एग्जांपल याद कर लो, जिंक वाला, ये वाला, इसको भी रहने दो, बस इसको भी रहने दो। मतलब सिंपल है, ये भी याद करना चाहो तो, लेकिन एक कोई सा याद कर लो। ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पे बिल्कुल पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं चीजों को, क्योंकि यहां से छोटा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। ये 2023 में भी आ रखा है, 24 की त्रैमासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, देखेंगे व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, क्या होती है नस्ट इक्वेशन। द नस्ट इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। नस्ट इक्वेशन, जैसा कि नाम में छुपा हुआ ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या करती है भैया, हमको रिलेशन बताती है। किस किस के बीच में रिलेशन बताएगी, रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच में। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच में, तीन टर्म आप लोग याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक दो तीन टर्म याद कर लो और बाद में लिख देना कि रिलेशन बताता है। अच्छा, अब मैं आपको इक्वेशन बताऊं उससे पहले, चलो पहले आपको इक्वेशन बता देता हूं। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं, इस टाइप से इक्वेशन होगी, डरो मत, सब मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके। लेकिन इस इक्वेशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। आर हमारे पास होता है गैस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे आर का, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है। एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। एन हमारे पास वो बताता है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उसको कौन बताता है, हमारा एन बताता है। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ हमारा है कांस्टेंट, फराडे का कांस्टेंट हम लोग इसे बोलते हैं। एक फराडे की वैल्यू कितनी होती है, 1 फराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितने चार्जेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, 1 फराड कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है भैया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक फराड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अब बात करें वैल्यू की, तो 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96,487। इसको आप नियर अबाउट 96,500 के बराबर ले सकते हो। स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, लेकिन हम लोग इस अप्रोक्स मान के चलते हैं कि भैया 96,500 के बराबर ये होने वाली है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम यूज करने वाले हैं, आर भी यूज करेंगे, एन भी यूज करेंगे, फराडे का कांस्टेंट भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए भैया, नस्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे हम लोग यहां पे ले लेते हैं, कोई सा भी एक आप लोग एटम ले सकते हो, उसके आयनिक फॉर्म में लिख दीजिए उसे। ठीक है, जैसे हमारे पास Mn प्लस है, जैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जैसे H प्लस है। ठीक है, H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, H बना लेगा। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, हमारे पास 2 H होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये H2 केस बनाते हैं। लेकिन अपन समझने के लिए क्या करेंगे, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए ना, समझने के लिए अपन लोग इस तरीके से देखेंगे। पूरे ही क्लीन कर देता हूं यार, देखना है, यहां पे देखना, H प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। समझने के लिए बता रहा हूं, इस कंडीशन में, ये स्टेट में ये स्टेबल नहीं होता, लेकिन समझने के लिए अपन लोग देख रहे हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, तो अगर H को मैं क्या मान लूं, M बोल दूं, H को अगर मैं M बोल दूं, तो यहाँ पे ये जो +1 है, यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 मानेंगे हम लोग, तो इसको मुझे N बोलना पड़ेगा कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाया, तो ये इक्वेशन उसी फॉर्म में मैंने बना दी है। एस मतलब सॉलिड स्टेट में, वैसे ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई, गैसेस स्टेट हो गई, ये गैसेस स्टेट होती है, तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्टेट मान लेते हैं। मेटल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, मेटल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, कोई सी भी इक्वेशन हमने मान ली, लेट सपोज एक जनरल इक्वेशन हमने ये मान ली। इस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, इसको जूम कर देता हूं। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नस्ट इक्वेशन होती है भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल विद रिस्पेक्ट टू देयर सॉलिड स्टेट, ठीक है, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड है, बताया था ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी नोट लग जाए तो क्या होगा, वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी, तो ई नोट का मतलब अलग है और ई का मतलब अलग है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आरटी अपॉन में एनएफ। नेचुरल लॉग, ये हमारे पास लॉग है, एलओजी लिखते हैं ना, लॉग, नेचुरल लॉग 1 अपॉन इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। अब आप लोग डरो मत बिल्कुल भी यार, कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करना, लिख लिख के देखना, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में लिख दिया, माइनस लगाया, आरटी बाई एनएफ लिखा, फिर नेचुरल लॉग लगाया, फिर 1 लिखा, फिर अपॉन में हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ दैट मेटल एटम इन आयनिक स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। 2 से 3 बार अपनी रफ कॉपी में लिख के देख लेना, याद हो जाएंगी आपको सारी चीजें, कोई भी मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगी आपको। हाँ, तो ये हमारी पास हो गई बात। अब देखना हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे भैया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो आप लोग। हम बोलेंगे अगर यहां पे हम लोग एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना ज्यादा, 298 केल्विन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर होता है। आरटी हमने वो ले लिया जो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रखा था, फराडे की वैल्यू कितनी ले ली, 96,487 जो हमारे पास होती है वो हमने ले ली। तो ये तीनों कंडीशन को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो टेम्परेचर की जगह पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर 298 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आर की जो वैल्यू है वो यहां पे रखेंगे, फराडे की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो हमारे पास आर, टी और एफ, इनको मिला जुला के एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, 0.059। इसको डायरेक्ट याद कर लो, ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में एन log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। बस इसको आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में 4 से 5 बार लिख लो, याद कर लो इसको। हाँ भैया, ठीक है, तो हमने क्या कर निकाल दिया, निकाल दी नस्ट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 और त्रैमासिक में ऑलरेडी आ रखा है क्वेश्चन।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखना, बात कर ली हमने इक्वेशन की, इसके बाद एक्सप्लेनेट्स इंपॉर्टेंस, इसका एक इंपॉर्टेंस बता देते हैं। विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा, मैं आपको प्रॉपर दिख रहा हूं ना, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ओके ओके ओके। कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल्स टू 10। 2023 और त्रैमासिक में क्वेश्चन भी आ रखा है, उसी के साथ इंक्लूडेड था क्वेश्चन 2023 में जब आया था, तो दोनों क्वेश्चन मिक्स करके दिए थे उन्होंने। पहले तो आपसे पूछ लिया था उन्होंने नस्ट इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद आपसे पूछा था उन्होंने कि भैया आप लोग साथ में ये बताओ, ये न्यूमेरिकल आपको दे दिया था, न्यूमेरिकल आपको बताना था, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल 95% चांस है कि यही न्यूमेरिकल आएगा अगर नस्ट इक्वेशन आपसे पूछी गई तो इसको रट लेना, जैसा चाहो वैसे याद कर लेना, पर इसको करके जाना। कैलकुलेट द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इन अ कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान हमें दे रखा है, पीएच इज इक्वल टू 10। कैसे सॉल्व करेंगे, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम लोग पता है हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन की जो क्वेश्चन बनती है उसको हम लोग देख लेंगे। हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। समझाता हूं मैं आपको। H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, ओके, तो क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो इसके आगे हम लोग हाफ लगा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक जनरल इक्वेशन बन गई जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। मतलब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ऑलरेडी गिवन है अपने को, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो यहाँ से हमें क्या अंदाजा लगा, यहाँ से हमें अंदाजा लगा कि भैया हमारे पास n की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे एक n इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन अभी आपको याद कराई थी कि डायरेक्ट इसी को हम लोग यूज करने वाले, इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दैट मेटल आयन। ठीक है, आयन की बात कर रहे हैं। तो हियर n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, बाकी सेम एज इट इज रख देंगे। इसको 1 में कोई अगर अपॉन में 1 लिखा हो तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ई नोट जो होता है, ई नोट की वैल्यू यहाँ पे 0 इसलिए आई क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम लोग बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एसएचई कितना होता है हमारा, 0 वोल्ट होता है। ये आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा आपको, ये न्यूमेरिकल बहुत फेमस है। जब आपको न्यूमेरिकल याद कराएंगे ना तब देखना कि इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है भैया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 0 होती है, 0, तो यहाँ पे 0 हमने पुट कर दिया। इसको देखा तो नॉर्मल हमारे पास एक क्वेश्चन बनी, इसको हमने सिंपल कर लिया, सिंपली यूजिंग लॉग रूल। अब लॉग रूल जो हमारे पास होते हैं वो हम लोग यूज कर लेते हैं इतने इतने को सॉल्व करने के लिए। कोई भी चीज अपॉन में होती है, ठीक है, उसको इन्वर्स करेंगे तो लॉग यहां पे आ जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर इनवर्स आ जाएगा। अब ये जो है ये क्या कंडीशन बन गई, ये रूल हमारा होता है log m टू दी पावर n। अगर ये होता है, ये कंडीशन आपको दिख रही है, तो n आगे आ जाता है। कैसा आ जाता है, n log m, देख सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही बात है, ये यहाँ पे इसके इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में, तो ये हमारा क्या है, log का रूल है। हाँ, तो ये यूज किया हमने, यहाँ पे ये रखा, और फिर हमारे पास ये चीज आ जाएगी 0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब याद रखो कि log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होता है, -pH के बराबर होता है। ये जनरल नॉलेज की चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, -pH किसके बराबर होता है, ये इसके इक्वल टू होता है। ठीक है, log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये पुट कर दो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी जगह पे -pH पुट करेंगे, -pH पुट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बस अब जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो आप पुट कर दो, pH का मान अपने को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। pH हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखो pH इज इक्वल टू 10, तो आप लोग 10 पुट कर दो। यहाँ पे 10 रखा, 10 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर आ गया। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 इधर चल जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.591
वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर। आई बात समझ में? इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 में, 23 में, 20 में, 19 में, 17 में, 15 में, 12 में, SP 26 मतलब सैंपल पेपर 2026 में भी क्वेश्चन आ रखा है। 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस है। हाँ, देखें क्वेश्चन को आप लोग। एक्सप्लेन Colruy's law with applications with the help of following data. Find the molar conductivity of NH4OH at infinite dilution. और आपको ये वैल्यू दे रखी है, डरावनी वैल्यू बिल्कुल। क्या डरावनी है सच में ये? देखते हैं कितनी डरावनी है। देखते हैं भैया कितनी डरावनी, हम भी तो देखें। Colruy's law क्या होता है? Colruy's law, Colruy's law, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो इसमें हम लोग टर्म ऐसे यूज करेंगे जो आपको डरावनी लग सकती है, लेकिन डरावनी नहीं है भैया। बस एक दो बार पढ़ लेना और आप लोग बस बने रहना, क्लास में बने रहना, आप लोग पूरा वीडियो देख लेना, फिर आपको टफ नहीं लगेगी। ये टर्म डरोगे नहीं इनसे, बहुत यूज करेंगे। अभी देखना आप लोग नीचे कितने यूज करेंगे मोलार कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह को, बस बने रहना। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल होता है मोलार कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस तरीके से बना दिया। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसकी बात करें हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी चलेगी भैया, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हम भेदभाव नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कितना डाइल्यूशन करेंगे? इनफाइनाइट कर दो, जितना करना उतना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं क्योंकि ताकि आपको मैं सिंपल वे में समझा सकूं चीजें, ठीक है, सिंपल वे में समझा सकूं। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों के लिए चलेगा, इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया। इक्वल टू का साइन लगा दिया क्योंकि यहां पे इक्वल टू लिखा हुआ है। इक्वल टू द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। अब किस किस का सम करना है हमें? मोलार कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, तो हमने यहां पे इनफाइनाइट इस तरीके से यूज किया। अच्छा मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूं, ये और ये दोनों बराबर है, कोई अंतर इसमें नहीं है। ऐसा बना दो और ऐसा करके ऐसे यूं कर दो, ये दोनों सेम है, ठीक है। उल्टा v उल्टा y दोनों सेम है, बस छोटा सा अंतर हम लोग ऐसे बनाते हैं। और कंप्लीट की बात करें तो ऐसे बनाते हैं, अगर हाफ हाफ में बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे बना देते हैं। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आप चाहो तो यहां पर भी ऐसा लिख दो, यहां पर भी v बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। चलो समझ में आ गया? ऐसे बना दो ऐसे बना दो, बात एक ही है। हाँ भैया समझ में आ गया। चलो देखो ध्यान से आप, तो मोलार कंडक्टिविटी एंड डाइल्यूशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी एम लगा दी यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एम लगा दिया। इन दोनों का सम कर दिया, यही बताया गया है। सम कर दो दोनों का, ये इसके इक्वल हो जाएगी मोलार कंडक्टिविटी। हाँ भैया, ऑफ इट्स कैटाइन एंड एनाइन। अब ये जो कंडक्टिविटी है ये किसकी है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये कैटाइन की हो गई, कैटाइन मतलब पॉजिटिव, ठीक है, एनाइन मतलब नेगेटिव, यहाँ पे एनाइन लिख दिया, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो सम करना है आपका किसका? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन एंड इट्स एनाइन, कैटाइन और एनाइन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किया तो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किया तो इनफाइनाइट यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इतनी बात समझ में आई? अब मैं एक बार और वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल ये हो गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लगा दिया, ऑफ एनी मोलार कंडक्टिविटी तो मोलार ये लगा दिया, कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी, ये मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। फिर क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप लोग इससे बंद कर दो। ठीक है, इसको आप बंद करके यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके बराबर होगा भैया? ये बराबर होगा इज इक्वल्स टू सम ऑफ, सम करना है आपको किस किस का? सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन एंड इट्स एनाइन। तो सम करना है आपको मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका? केटाइन और एनाइन का। तो यहाँ पे केटाइन लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग एनाइन छाप देना। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजें बनाई है अभी तक जितनी हमें समझ में आई यहां तक का। ओके, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जरा हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो जरा। तो सेम अभी तक जितनी चीज देखी हमने यही देखी है। दोनों को सम कर दिया विथ ईच केटाइन एंड एनाइन। अब जो भी केटाइन है विथ ईच केटाइन और एनाइन शुड बी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ केटाइन एंड नंबर ऑफ एनाइन। उनका मल्टीप्लाई किससे कर दो? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जो भी केटाइन और एनाइन है उनके साथ। तो लेट सपोज हमारे पास केटाइन है 2 और एनाइन हमारे पास है, केटाइन हमारे पास 2 है और एनाइन हमारे पास कितने हैं? लेट सपोज 1 ही हमारे पास। तो केटाइन का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। लेकिन भैया हो सकता है 3 हो, कभी 4 हो, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं केटाइन के नंबर को V प्लस पॉजिटिव होता है, एनाइन हमारे पास V नेगेटिव। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, बस सिंपल सी कहानी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक बार अच्छा सा, ठीक है, H प्लस HCl का, HCl हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अगर इसका मैं पूछूं आपसे बना के बताओ तो क्या होगा? H प्लस Cl माइनस, इसके मिलते हमारे पास क्या बनता है? HCl बनता है। ठीक है, ऐसे तो बनता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन, केटाइन हमारे पास H प्लस है, फिर प्लस करेंगे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन, एनाइन हमारे पास क्या नेगेटिव में Cl है, तो यहाँ पे Cl माइनस आ गया। अब केटाइन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 है, एनाइन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। तो आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल में छाप देना, बस यही है कोलरोस लॉ। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि टर्मिनोलॉजी मैंने आपको नहीं समझाई है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये नहीं समझाया क्योंकि इसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो अभी आप लोग जस्ट इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। फिर हम लोग यूज की बात करते हैं, कोलरोस लॉ के यूज कहां कहां पर है। देखो, अब जितना ज्यादा आप याद करते जाओगे ना उतना आपका बेनिफिट होता जाएगा, क्योंकि यही चीजें आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, शब्द जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, ये सारी चीजें अभी यूज होने वाली, जो चीज मैं बताई ना सब यूज होगी, और अभी जो बता रहा हूँ वो भी यूज होगी। अब कोलरोस लॉ किस लिए यूज होता है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो भैया सबसे बड़ा यूज यही है, आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि ये और ये क्या दे रखा है, मान लो ये 25 दे रखा है और ये आपके पास दे रखा है 50, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी होगी। दोनों को जोड़ दो, 50 और 25 कितने हो गए? 75 हो गए। तो इसलिए कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता है, इस इक्वेशन का यूज किया जाता है ना। ये बात हो गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी करते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग के लिए भी करते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि लिखा है ना वहां पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हमने यहाँ पे कोई एक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीक लिख दो, स्ट्रॉन्ग लिख दो, या फिर दोनों लिख दो। अब ये दो पॉइंट अभी आप लोग याद कर लो। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप लोग यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी मैं आपसे बोलूंगा जस्ट अभी इसको याद कर लो, और नहीं भी याद करना एक पॉइंट को छोड़ दो, 2 को याद कर लो, बस इतने भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अभी आप लोग इनको पढ़ लो, क्योंकि इसको अपन यूज करने वाले फॉर्मूला में। और एक बात आप सभी से बोल रखी है, लास्ट में मैं सब कुछ एक साथ आपको रिवाइज करा दूंगा माइंड मैप के थ्रू, तो बस भरोसा मेरे पे रखना, मैं सब करा दूंगा। हाँ, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले न्यूमेरिकल को। हमने कोलरोस लॉ बता दिया, उसकी एप्लीकेशन बता दी। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। NH4OH की मोलार कंडक्टिविटी आपको बतानी है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, NH4Cl, NaOH, NaCl। कैसे यूज करना, कैसे इसको याद करना, सब समझेंगे हम लोग, है ना। चलो, हमें निकालनी किसकी है? NH4OH की। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे यूज हो रहा है NH4OH, तो हमें कहीं ना कहीं से NH4 चाहिए, NH4 चाहिए। तो इनमें से कहां पे NH4 दिख रहा है? इसमें दिख रहा है NH4। हमने बोला ठीक है यार, तेरे को यूज कर लेते हैं। इसके पास Cl है, हमें बोला Cl नहीं चाहिए, हमें Cl नहीं चाहिए भैया, हमें चाहिए OH यहाँ पे। तो उनके भाई मेरे पास तो Cl ही है, अगर आपको मेरा यूज करना है तो रखो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन रुक भाई, तो रुक, तेरे को यूज करेंगे। इसको हमने ले लिया, तू आजा। तो Cl हटाना है मेरे को, Cl कौन ले जा सकता है? Cl की जगह पे मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे Cl की जगह पे OH चाहिए। तो OH कहाँ पर है? OH इसके पास है, तू भी आजा भैया।
तू भी आ जा, NaOH। फिर हमने बोला यार तेरे पास तो Na है, तेरा क्या करें? तो क्या करेंगे हम लोग, हमने बोला कि यार इन दोनों को हटाना है। Na और Cl अगर हट गया दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। NH4 यहां से ले लेंगे, OH यहां से ले लेंगे, NaCl हटाना है। NaCl कहीं पड़ा है क्या NaCl? ये बोला मैं हूं यार, कि तू भी आ जा भैया NaCl, तू भी आ जा, तेरे को माइनस करते हैं। तो NaCl को हम माइनस कर देंगे, बस ये हो गई कहानी खत्म। बस इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 129। 129 में किसको जोड़ेंगे NaOH को, NaOH की वैल्यू कितनी 248, यहाँ पे 248 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 229, 129 248, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 126, ये वैल्यू इसकी दे रखी है। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 251। बस यही तो था, इसलिए तो बोलता हूँ कोरोस लो कोई इतना टफ नहीं है, बस उसमें टर्मिनोलॉजी इतनी डिफिकल्ट यूज हुई है, लेकिन कोई टफ नहीं है, इजी है भैया, बहुत इजी है। न्यूमेरिकल तो बहुत हलवा आते हैं इसके, बस दिमाग होना चाहिए आप में। कैसे हमने यूज किया, कैसे फॉर्मूला, अब ये तो आपको सिखा दिया मैंने, ये यूज करना, फिर ये लिखना, ये यूज करना, ये लिखना, ये यूज करना, ये लिखना, ये यूज करना, ये लिखना, बस काम खत्म, काम खत्म भैया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट मेड, राइट टू लिमिटेशंस। 21 में, 17 में, 24, 14 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, वेरी गुड। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं इसको, SHE, SHE। हाउ इज इट मेड, राइट टू लिमिटेशंस। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपको डायग्राम के 2 नंबर मिल जाते हैं फ्री के। आपने कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने क्या लगाया, कंटेनर के अंदर आपने ग्लास लगाई, ग्लास जैकेट, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनना, आप लोग जब बनाओ ना, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित बनाना, मैं यहाँ पे कैसे बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग व्यवस्थित बनाना। इसके अंदर एक और ग्लास जैकेट हमने इस तरीके से फिट कर दी, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से हमने ग्लास जैकेट फिट कर दी। लेट सपोज यहां तक पानी भरा हुआ है, पानी नहीं बोलना चाहिए हमें, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, मैं समझाऊंगा सॉल्यूशन कौन सा भरना है हमें, लेकिन अभी आप लोग सोचो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है इस तरीके से, ये पूरा हमने भर दिया, ठीक है। यहां पे हमने एक छोटा सा होल किया, यहां पे हमने होल किया, ठीक है, यहां पे हमने एक होल किया, यहां पे एक हमने वायर लेके आए, क्या लेके आए, तार लेके आए, तार को हमने इस तरीके से लगा दिया। अब जो तार हमने यूज किया है उसी की एक छन्नी बना ली हमने, छन्नी, एक छन्नी भी हमने यहाँ पे लटका दी, ठीक है, क्या लटका दी हमने यहाँ पे, छन्नी लटका दी। छन्नी बोले तो फॉइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फॉइल, ठीक है, समझाएंगे सारी चीजें, टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे खोल किया, यहाँ पे छन्नी लटका दी, यहाँ पे एक वायर लटका दिया। वायर जो है हमारे पास प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम की फॉइल है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लेटिनम की फॉइल, और ये प्लेटिनम का हमारे पास क्या हो गया, वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ग्लास जैकेट है, ये ग्लास की है भैया, दोनों परत है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस कितने एटीएम बार पे, 1 एटीएम बार के प्रेशर पे हम लोग यहां से पास करेंगे, ठीक है। अच्छा भैया, और क्या चीजें हैं यहाँ पे, एक और चीज जो आपसे मैंने बोली थी यहाँ पे, कि यहाँ पे हम पानी भर रहे हैं, एक्चुअली पानी नहीं है ये सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन की सॉल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो HCl का यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी होनी चाहिए, 1 m होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लिखा ना, स्टैंडर्ड का मतलब यही तो होता है कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री होना चाहिए, इसके बाद आपके पास जो एटीएम बार का प्रेशर होता है वो 1 एटीएम बार का होना चाहिए, उसके अलावा बात करें टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलार होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी थी, वो हमने यहाँ पे यूज करी है। ओके, सॉल्यूशन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बस ये डायग्राम होगा, ऐसा बना के आ जाना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपने बनाया, ये क्यों बनाया अंदर, अंदर इसलिए बनाया ताकि किसी और से रिएक्शन ना कर सके, बाहर इधर उधर से ये रिएक्शन ना कर सके, सेम रिएक्शन सब यहाँ पे हो। जैसे 2 ग्लास जैकेट यूज करिए, एक इंटरनल एक आउटर, ओके, और यहाँ पे होल इसलिए किया ताकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम लोग पास कर सके। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इतनी समझ में आई आपको कहानी। अब देखना, यहां से हाइड्रोजन गैस पास करी हमने, ये गई 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 गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है, ये प्लेटिनम की फॉइल पे आई, प्लेटिनम की फॉइल पे यहाँ पे गैस आई हमारी, यहां से पास कर रहे हैं। अब देखना,
तो मैंने क्या बोला कि प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम फॉइल के पास क्या आएगी, प्लेटिनम फॉइल इस तरीके से लटकी हुई थी ग्लास जैकेट के अंदर, ठीक है, ग्लास जैकेट के अंदर। तो यहां से हाइड्रोजन गैस हमने बनाई थी, वहां पे आई थी, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है HCl का, किसका, HCl का, HCl का। HCl जो होता है किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होके यहाँ पे आयंस के फॉर्म में घूम रहा होगा, ठीक है। H प्लस और Cl अलग अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि HCl पड़ा रहता है, HCl आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो H प्लस होगा, H प्लस होगा, और ऊपर से क्या पास हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसके ऊपर आके, इसके पास आके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगी। हाइड्रोजन गैस आई भैया प्लेटिनम के पास, यहाँ पे फॉइल के पास आई, प्लेटिनम की फॉइल के पास, इसने क्या किया, इसने भैया बोला कि लो भैया आप मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे H प्लस में कन्वर्ट कर दो। अब दो हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे दो लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब ये क्या कहानी करेगा, HCl क्या करेगा, HCl बोलेगा अरे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, देखो दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे बनाते हैं, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो समझो यहां से हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, H प्लस में कन्वर्ट हो रही है, और ये जो H प्लस यहाँ पे घूम रहे थे वो वापस से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे। समझ में आई आपको बातें, नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ईजी है, अब आपको कहानी सब समझ में जाएगी। एक कंटेनर था, कंटेनर में फॉइल के पास क्या हुआ, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आई थी H2 गैस, और यहाँ से इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और यहाँ से जो H प्लस था उसने इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना के ऊपर निकल गया, वापस से उड़ गया वो। लेकिन ये जो H प्लस था ये हाइड्रोजन गैस बना के उड़ गया, और ये जो हाइड्रोजन गैस थी इसने क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन का लूज करके ये H प्लस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, H प्लस में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो गैस निकल रही है, यहाँ से उड़ रही है, ये क्या करेगी भैया, यहाँ पे तो बहुत सारा सॉल्यूशन था, यहाँ पे तो सॉल्यूशन था, तो हाँ वो बबल बनेगा, यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, बुलबुले छूटेंगे, ठीक है, बुलबुले यहाँ से छुटने वाले हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इसको पूरे को। अब मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको सारी चीजें एक बार समझ में आ जाए, जितनी मैंने चीजें बताई है सब यहाँ पे आपको थ्योरी में समझ में आएगी, रिएक्शन भी आपको मैं समझा दूंगा। एसएचजी क्या होता है, एक एसएचजी इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। साइंटिस्ट यूज इट टू कंपेयर ऑल द अदर इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल ऑफ एसएचजी इज टेकन एज जीरो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान लिया गया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, जो हमने यूज किया था E नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, वो यहाँ से आया था, इसको जीरो मान लिया गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। एक बीकर लेना है जो कि 1 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन कंटेन करेगा, एक प्लेटिनम की फॉइल लेनी है, ठीक है, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक इज डिप्ड इन इट, उसके अंदर आप क्या करोगे, डिप कर दोगे प्लेटिनम की फॉइल को। हाइड्रोजन गैस को आपको क्या करना है, पास करना है एक एटीएम बार के प्रेशर पे। उसके बाद यहाँ पे द रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल क्यों रिवर्सिबल बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, देखो अगर आप रिवर्सिबल समझना चाहते हो इस तरीके से समझ लो, ये H प्लस और ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुई, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगाया, यहाँ पे दो लगाया। अब इसका उल्टा करोगे, इसका उल्टा कर दो कि जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दो लगाया, यहाँ पे दो लगाया, तो इसका उल्टा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको एक बार में लिखते हुए ये वाले सिंबल के साथ डिनोट कर सकते हैं, ये ठीक है, रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे बन रही है। वर्क कैसे करती है, सम हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द प्लेटिनम फॉइल, कुछ हाइड्रोजन गैस जो आ रही है वो प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। द रेस्ट बबल आउट, और जो बची हुई रहेगी वो क्या हो जाएगी, बबल बन के निकल जाएगी, बबल के फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगी। द गैस मस्ट बी प्योर, गैस हमेशा प्योर होनी चाहिए, 1 एटीएम बार के प्रेशर पे होनी चाहिए। अब अगर आप लोग हाफ सेल में तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, दोनों को अलग अलग लिखना है तो कैसे तोड़ सकते हो, ये तरीका होता है लिखने का। या आप चाहो तो लिखना, चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर देना क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे रिवर्सिबल बता दिया है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हाफ सेल हमने तोड़ दिया, इसको इधर लिख दिया, किधर लिख दिया, H प्लस 1 mn की कंसंट्रेशन पे, और हाइड्रोजन गैस आपने यहाँ पे लिखी और यहाँ पे इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि प्लेटिनम हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हाफ सेल को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, हाफ सेल ये होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, एनोड और कैथोड के ऊपर। आपको वही चीजें वापस से लिखनी है। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर भैया हाइड्रोजन गैस जो है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रही है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन आयन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो ये दो रिएक्शन आपस में चल रही है, एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है। आई बात समझ में? एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन कर रहा है। तो दोनों को वापस से हमने इस तरीके से एनोड और कैथोड में ब्रेक कर दिया। फिर कंप्लीट रिएक्शन आप चाहो तो बता सकते हो। फिर लिमिटेशंस आप लोग बता सकते हो, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन प्योर हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ये लिमिटेशन है इसकी। इसके बाद द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गेट इजीली पॉइजन्ड बाय इंप्योरिटीज। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है? पॉइजन हो जाती है, किसके द्वारा? इंप्योरिटीज के द्वारा, उसको आसानी से इंप्योरिटीज घेर लेती है। इस तरीके से आप लोग दो इसके लिमिटेशंस बता सकते हो। ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। What is cell constant? Cell constant क्या होता है? Explain the relationship between specific conductivity and cell constant. Cell constant specific conductivity के बीच में आपको क्या बताना है? Cell constant क्या होता है? फिर आपको रिलेशन बताना है। देखो, cell constant is the ratio of distance between the electrodes to the area of cross section of the electrode. Distance between, इट इज द रेशो। जब भी रेशो की बात आए तो समझ जाना कि भैया एक के बटे में एक आने वाला है, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये रही, एक इलेक्ट्रोड ये रही, इसके बीच में क्या होगी? दूरी होगी, इसके बीच में दूरी होगी, तो ये दूरी को हम लोग बोलते हैं लेंथ, टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका कुछ एरिया होगा। दोनों इलेक्ट्रोड का हम एरिया सेम मान के चलते हैं, दोनों बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए उनका एरिया हम सेम मान के चलते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो हम लोग यहाँ पे अपोन में लिख देंगे, एरिया। तो लेंथ बटे एरिया, लेंथ बटे एरिया हमारा क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट कहलाता है। लेंथ बटे एरिया हमारा सेल कांस्टेंट कहलाता है भैया। रिलेशनशिप अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन सेल कांस्टेंट समझ में आया, इतना सा है, L by A, L by A। रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। अब रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमने देखी थी, ठीक है, बोला था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लो, उसके अंदर जितना कंडक्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ लोग इसको के बोलते हैं, कुछ लोग इसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा। तो कप्पा बोल दो या के बोल दो, एक ही बात है, के। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सेल कांस्टेंट यहां पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया? सेल कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे सेल कांस्टेंट ही लिख रहे हैं, सेल कांस्टेंट। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है सेल कांस्टेंट, इसलिए हम सेल कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन ये इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। चलिए 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 भैया रिलेशनशिप देखते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा? 1/R। ठीक है, इसी प्रकार से ये कंडक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसको इसमें उल्टा किया था, इसको इसमें उल्टा कर दो, तो कप्पा क्या हो जाएगा? 1/ρ। अच्छा, 1/ρ। हमें ये पता है कि R होता है ρ L/A। क्या हम लोग यहां से कुछ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलोगे R, यहां से A इधर आ जाएगा, L अपॉन में चला जाएगा, यहां पे रो आ जाएगा। तो रो की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/R A अपॉन में L। इसको तोड़ लेते हैं, 1/R, यहां पे A, यहां पे L। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये 1 है, यहां पे 1। तो कप्पा क्या होगा? कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। अब जरा ध्यान से देखो, 1/R क्या होता है? G होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लिख दिया। L/A क्या होता है? L/A सेल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट आ गया। ठीक है, सेल कांस्टेंट आ गया। तो ये बात हो गई यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो, ये यहाँ पे लिखी हुई सारी चीजें। तो यही रिलेशन हो गया, ये रिलेशनशिप बन गया इनके बीच में कि K इज इक्वल्स टू G इंटू सेल कांस्टेंट। ये आपका रिलेशनशिप बन गया। चाहो तो इसको लिखो, चाहो तो मत लिखो, इट्स अप टू यू। ठीक है,
यहां तक आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो सेल कांस्टेंट को लिखना तो बोल दो L बाई ए, है ना। ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 22 में 19 में आ रखा है, सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड molecular conductivity and explain the effect of dilution on them, a specific conductivity कप्पा। हाँ ठीक है, करें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा। आज बताया था ना कप्पा क्या होता है, वही होता है कंडक्टेंसी होता है किसके अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर अगर आप लोग बात करो तो वो कप्पा कहलाता है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। अभी हमने जो देखा था वही यहाँ पे लिख दिया यार, तो ये तो कर ही लोगे। अब डाइल्यूशन के ऊपर समझ लो, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब ये हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मान लो आपने सॉल्यूशन भर रखा है। अब सॉल्यूशन की कुछ कंडक्टिविटी होगी मतलब कितना अच्छे तरीके से वो कंडक्टेंस करंट अच्छी तरह से उसमें से फ्लो हो सकता है ना, वो कौन बताएगा, कंडक्टिविटी बताएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर पानी डाल दो, क्या डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, पानी डालने से आयंस दूर दूर हो जाएंगे, पानी डालने से क्या हो जाएंगे, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, पहले पास पास थे अब दूर दूर हो जाएंगे। ऐसे में इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आयंस बिकम फार अपार्ट, अब दूर दूर हो गए भैया पानी डालने से, अब जो सॉल्यूशन अच्छा बढ़िया बना हुआ था वो दूर दूर हो गया। ऐसे में बोलेंगे भैया कंडक्टिविटी बढ़ेगी घट गई, आप बोलोगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो डाइल्यूशन का फर्क क्या पड़ा, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या बताना है, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन भी बताना, हमने यहाँ तक की चीजें देखी, साथ में उनका डाइल्यूशन के ऊपर इफेक्ट भी बताना है। तो इफेक्ट ये पड़ा कि अगर आप लोग डाइल्यूशन करोगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। किसके केस में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। भी हमारे पास पूछा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी, याद आया, कोलरोस लॉ में पूछा था ना हमसे, मोलार कंडक्टिविटी कर रहे थे बार बार, मोलार कंडक्टिविटी, ये लो आ गई आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी। देखो दोनों एक साथ हम लोग याद कर लेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते जाना। डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी होती है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस बोल सकते हो ना आप लोग, कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही होता है, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था ना वो भी कंडक्टेंस था 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, कंडक्टेंस भी कंडक्टिविटी ही होता है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही होता है। कब होता है ये, इट इज द कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस बोल सकते हो, कब बोल सकते हो, जब आपके इलेक्ट्रोड्स जो हो, आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, वो कितनी दूरी पे हो, वो हो केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट बोले तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पे हो, और एंड कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ होगा वो कितने ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इनके अंदर होना चाहिए। अच्छा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इनके अंदर होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इनके अंदर होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक छोटा सा काम आपको करना है, छोटा सा चेंज आपको करना है, जो ये है कि यहां पे जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पे लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, क्योंकि ये मोलार है तो मोलार में आएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको समझाता हूं, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे आएगा। छोटी सी मिस्टेक हमसे यहां पे हो गई है, बिल्कुल हम सुधार देंगे सुपर पीडीएफ के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको इसका इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। देखिए अगर अगर एक कंटेनर है, अगर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड आपने बना दी, ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड, इन दोनों की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, मतलब यूनिट डिस्टेंस यहां पर है। और साथ में क्या बोला गया है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट का जो मास है, मतलब जो बोल सकते हो आप लोग कितने ग्राम कितने मोल्स यहाँ पे भरे हुए हैं, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोल। अगर 1 मोल हुआ, अगर ये 1 मोल हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरी हुई है, तो आप बोल सकते हो कि इसे आप मोलार कंडक्टिविटी बोल सकते हो। किसको, कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को मोलार कंडक्टिविटी तब कह सकते हो जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर हो, साथ में उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ हो, बस इतनी सी बात है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है। कब होता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हो, साथ में उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितनी होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए।
तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो, और मोलार कंडक्टिविटी के लिए मोलार को मोल में बोल दो तो 1 मोल होना चाहिए यहाँ पे, इस तरह चेंज आएगा बस। ओके, ये बात हो गई। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लैम्डा ई क्यू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लैम्डा एम, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलार कंडक्टिविटी को इससे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी, बस इतना सा है। इसकी यूनिट बनेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यहां पे क्या बनेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। यूनिट याद कर लेना आप लोग सभी। अब यहां पे देख लो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दोनों को अगर आप सिंपल वे में याद करना चाहो तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर आप कंटेनर के अंदर पानी डालोगे, कंटेनर के अंदर पानी बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो डाइल्यूशन का मतलब वही होता है कि पानी डालना, ठीक है, कंसंट्रेशन को कम करना। तो होता क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों पॉइंट हो जाएंगे। क्यों होती है, तो रीजन आपके लिए यहाँ पे दे रखे, ऑन डाइल्यूशन आयन मोबाइल मोबिलिटी इंक्रीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो आयोनाइज मोर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो यहाँ पे आयन की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आयंस जो रहेंगे वो इजीली मूव ऑन कर सके एक दूसरे जगह पे इजीली, क्योंकि ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा पानी डाला हुआ है तो मूविंग करना इजी हो जाएगा, मोबिलिटी इजी हो जाएगी। सेम यहाँ पर कहानी है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आप लोग बात करें इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, 2 बढ़ती है 1 घटती है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं भैया, एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, कैसे भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर है ZnSO4, एक के अंदर है CuSO4। ZnSO4 आपने लिया तो आपको जिंक की रोड लेनी पड़ेगी, CuSO4 लिया तो आपको कॉपर की रोड लेनी पड़ेगी, कॉपर की रोड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वोल्टमीटर से, दोनों के वायर ले जाके वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया, एक सा ब्रिज बना दिया दोनों कनेक्ट करने वाला, उस ब्रिज का नाम दे दिया हमने NaCl ब्रिज या फिर सॉल्ट ब्रिज इसे बोलते हैं। ये हमारा डायग्राम होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब बस आपको पॉइंट्स लिखने हैं, कहानी खत्म। देखना, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ये एक शॉर्टकट होता है याद करने का। लेफ्ट साइड वाले पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कहलाएगा, ये एनोड कहलाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे लिख सकते हो एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, discharge of ions occurs only, discharge of ions occurs only at cathode, spontaneous reaction occur, flow of electron from anode to cathode, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअसली होती रहेगी ये रिएक्शन जब तक कि ये पूरे मर नहीं जाते। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ। देखो जिंक जो है, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जिंक क्या करेगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है, एक कभी नहीं करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया, अभी डोनेट यहां से किया, 2 इलेक्ट्रॉन चले 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 कहां पे आएंगे, कॉपर पे आएंगे। कॉपर पे क्यों आएंगे, क्योंकि यहां से हमने इस तरीके से चीजें बनाई है, जिंक से कॉपर की तरफ आएंगे, क्योंकि कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, ये कॉपर अट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉपर के अंदर हमने डाल रखा CuSO4 का सॉल्यूशन, CuSO4 Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। इसी प्रकार से जिंक जो होता है हमारा, जिंक जो होता है ये Zn2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। ये तो ब्रेक होगा ना भैया। जो भी सॉल्यूशन होता है वो, जब आप लोग बात करते हो सॉल्यूशन लिखने में से लिखते हैं, लेकिन इंटरनली वो कैसे एग्जिस्ट करता है बेस सॉल्यूशन के अंदर, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+ यहाँ देखा, अरे उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आन दो। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये जो Cu2+ है ये यहाँ जाके चिपक गया इसके साथ, और यहाँ पे ये इस तरह से सॉलिड स्टेट में बन गया। यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको। Cu2+ ने क्या किया, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन आते हुए देखे, 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके क्या बना दिया,
Cu सॉलिड बना दिया, Cu कॉपर स्टेट में चला गया, तो यहाँ पे वो चिपक गया जाके यहाँ पे। इसी तरीके से आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, यहाँ पे चिपकते जाएंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो रोड रहेगी ना, ये धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, ठीक है। ये रोड जो होगी वो धीरे धीरे करके मोटी होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये मोटी होती है, क्यों? क्योंकि कॉपर आके चिपक रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, और ये जो रोड है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, ठीक है, पतली होती जाएगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब इस सॉल्ट ब्रिज की कहानी आपको मैं फटाफट समझाता हूँ। रिएक्शन तो आपने समझ ली, यही रिएक्शन है जिसको हम लोग आगे लिख देंगे और अपने नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब बात आती है सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम पड़ा? यहां पे आपसे मैंने बोला कि यहां पे होता है, यहां पे Zn2 प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में आयंस चल रहे हैं, सब दूर अरबों खरबों आयंस यहाँ पे इस फॉर्मेट में है। यहाँ पे Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस इस प्रकार से यहाँ पे पड़े हुए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, तो जिंक क्या होगा? जिंक जो है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये जिंक जो 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ टूट टूट के जो गिर रहा है, वो पानी में गिरता जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में गिरता जाएगा, SO4 के सॉल्यूशन में गिरता जाएगा। तो Zn2 प्लस ये कहां से आ रहे हैं? यहां से भी आ रहे हैं, यहां पर भी ऑलरेडी Zn2 प्लस थे और ऊपर से गिर गिर के भी आ रहे हैं, क्योंकि जिंक की जो रोड थी वो टूट रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं, जिंक 2 प्लस प्लस इसमें सॉल्यूशन में घुल रहा है, तो यहाँ से जिंक जो है, जिंक 2 प्लस यहाँ पे आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन में Zn2 प्लस बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे Zn2 प्लस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे Cu2 प्लस तो कम होते जाएंगे। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे SO4 2 माइनस बहुत सारे हो जाएंगे, Cu2 प्लस बहुत कम हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो चिपक गए यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बहुत मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या करें? सॉल्यूशन रुक जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ये जा रहे थे ना, उनका फ्लो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी इन्हें मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो बोले उधर तो नेगेटिव बहुत सारे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, बोले उधर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत सारा चार्ज है, उधर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव होगा तभी इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मिल रहा है इन्हें। तो ऐसे में रिएक्शन यहाँ पे जाके रुक जाएगी। रुकने से बचने के लिए भैया हम लोग यूज करते हैं इसका, सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? NaCl का सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है, नमक NaCl हम लोग ले लेते हैं, आप लोग किसी कोई सा भी ले सकते हैं सॉल्ट, लेकिन मैंने NaCl यहाँ पे ले रखा है। NaCl में होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे प्लस ज्यादा है ना, तो Cl जो होगा, Cl इस तरफ टूटेगा, Cl इस तरफ जाएगा, Na इस तरफ जाएगा, Na प्लस, तो Cl इस तरफ जाएगा, Cl इस तरफ जाएगा, Cl इस तरफ जाएगा, Na प्लस इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? Cl इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से इसको बैलेंस कर देगा, प्लस को माइनस बैलेंस कर देगा, तो इनको बैलेंस कर देगा। यहाँ पे Na प्लस जाएगा तो ये नेगेटिव को ये बैलेंस कर देगा, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हो गए थे हमारे पास प्लस चार्ज, वो क्या हो जाएंगे? अब थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से वो हमारी जो साइकिल थी वापस से स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, लगातार चलती रहेगी। आई बात समझ में? इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं। अब फटाफट से रिएक्शन देख लो, ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, रिडक्शन पे क्या होगा। ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और वो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन कर रहा है? हमारा कैथोड गेन, मतलब Cu2 प्लस गेन कर रहा है, ठीक है। कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन वाली। इट हेल्प टू बैलेंस आउट चार्ज इन द वोल्टिक सेल। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। ओके, ये हमारा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं भैया, ये आपके सैंपल पेपर 2026 में भी क्वेश्चन आ रखा है, त्रैमासिक परीक्षा 2024 में भी आ रखा है, 2025 में, 23 में, 21 में, 12 में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हाँ, राइट फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के नियम हम लोग देखेंगे। फैराडे के 2 नियम होते हैं। फैराडे के 2 नियम होते हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडे का पहला नियम, फैराडे का दूसरा नियम। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। फैराडे का पहला नियम, फैराडे का दूसरा नियम। The mass deposit on any electrode is directly proportional to the charge passed through the circuit. ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, मैं आपको समझाऊंगा। हमने क्या किया? एक कंटेनर बनाया, एक के अंदर एनोड डाल दिया, एक के अंदर कैथोड पिक डाल दिया, इस पे हमने कुछ भी डाल दिया, इधर पे कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, इनका अंदर सॉल्यूशन डाल दिया। अब क्या बोल रहे? द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था ना मास, वो मास कितना डिपॉजिट होगा? जितना आप लोग यहाँ से चार्ज पास करोगे। यहाँ पे आप चार्ज लगा दो, बैटरी लगा दो, बैटरी से जितना चार्ज जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे मास डिपॉजिट होता जाएगा। बस यही बात बताइए फैराडे के फर्स्ट नियम में।
और कुछ भी नहीं है, ज्यादा माथापच्ची करने की कोई बात नहीं है, बस यही लाइन आपको याद करनी है कि जितना आप करंट छोड़ोगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, मास डिपॉजिट होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, चार्ज की। जितना ज्यादा चार्ज डालोगे उतना ज्यादा मास मतलब वेट हमारा डिपॉजिट होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेड क्यू। अब क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आई टी, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे जेड आई टी, जेड आई टी। अब जेड हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बात करते हैं। फराडे के दूसरा नियम क्या बोलता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, यहाँ पे हम लोग दो कंटेनर लेंगे अलग अलग और दोनों को इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे सीरीज के अंदर। When the same quantity of current is passed through the solution of different electrolyte, अगर हम लोग सेम करंट दो इलेक्ट्रोलाइट में पास करते हैं, सेम करंट, अगर करंट को हम सेम कर देते हैं, ठीक है, देन द मास डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। अब इस कंडीशन में आपको सिर्फ याद ये रखना है कि इस कंडीशन में जो मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बस ये आपको याद करना है। तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इक्विवेलेंट वेट। वेट जो होगा हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। अगर आप चाहो तो ये V1 बना दो, इसको E1 बना दो, अब दूसरे का बना दो इस तरीके से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों का आप लोग अपॉन में लिख दीजिए, तो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। यहाँ पे अगर कांस्टेंट आएंगे तो कांस्टेंट कट जाएंगे, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। ये दोनों मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिए हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, बस यही है, डायग्राम बना के आ जाना और इस तरीके से सब कुछ लिख देना। हाँ, फिर छोटा सा क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर में आ रखा है 2024 के, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राई सेल। ड्राई सेल में कुछ भी नहीं है, जस्ट जो चीजें लिखी हुई है वही आपको याद करनी है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। ड्राई सेल का आपको शॉर्ट नोट लिखना है, साथ में उसका डायग्राम बनाना है। मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। आपने एक कंटेनर बनाओगे इस तरीके से, सेल का डायग्राम बनाना है, लेकिन आप लोग कंटेनर बनाओगे, कंटेनर के अंदर आप क्या बोलोगे, इसके अंदर जिंक कंटेनर, ये जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड के ऊपर काम कर रहा है। इसके अंदर हमने पेस्ट कौन सा डाल रखा है, NH4Cl एंड ZnCl2 का यहाँ पे पेस्ट डाला हुआ है। अंदर की तरफ बात करें तो MnO2 एंड कार्बन का पेस्ट यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद कार्बन की यहाँ पे कैथोड हो गई। इस टाइप से चारों टर्म यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से डायग्राम बना देंगे आप लोग। फिर यहाँ पे आप लोग छोटी मोटी चीज लिख देंगे, जैसे ड्राई सेल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी बैटरी इन टॉर्च, क्लॉक, टॉय एंड रिमोट कंट्रोल। तो ड्राई सेल के आपने यूजेस बता दिए, कहाँ कहाँ पर इसके कॉमनली यूज देखे जाते हैं। जैसे प्राइमरी बैटरी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये होती है, कोई चार्ज नहीं करते हैं इसको, ये नॉन रिचार्जेबल होती है। जो सेल वगैरह होते हैं उनको चार्ज कहाँ होते हैं, यूज करो खत्म हो गए फेंको, तो इट इज नॉन रिचार्जेबल, ये चार्ज नहीं हो सकते। इसमें क्या होता है, सेल होता है भैया, तो सेल में क्या होता है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन अभी आपको मैंने बता दिया, एनोड पे कैथोड पे किस तरीके से काम होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा हमारे पास, NH4Cl एंड ZnCl2 का मोस्ट पेस्ट होता है। मोस्ट पेस्ट बोले तो मोस्ट बेस्ट जैसे जो ज्यादा लिक्विड स्टेट में नहीं होता, हल्का सा मॉइस्चर होता है उसके अंदर। जैसे हम लोग देखते हैं कोलगेट जो होता है हमारा, कोलगेट कैसा होता है, इस टाइप से होता है, मोस्ट पेस्ट उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कौन कौन आएंगे कैथोड पे, MnO2 और NH4 प्लस जो रहेगा, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कैथोड की रिएक्शन बनेगी। नेट रिएक्शन को आप लोग कैसे लिखेंगे, जिंक और ये तीनों चीजें यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन को हटाओगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ से यहाँ कट जाएंगे। तो ये 1 2 3 टर्म यहाँ पे आएगी, बची हुई टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कहानी खत्म। हाँ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is called electrochemical series? Write its main feature and two main uses. वैसे तो आज तक ये आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई में काफी बार पूछा जाता है। तो इसका ओवरव्यू ले लेना, सिंपल सा टॉपिक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस टाइप से एक सीरीज होती है हमारे पास, ये अगर आप सभी को आप क्लियर दिख रही हो, हाँ, इस टाइप से एक सीरीज होती है हमारे पास। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज होते हैं, जहां से आप लोग पता कर सकते हो कि
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये जो हमारे पास सीरीज है, इसमें क्या होता है, टॉप पे आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे आपको मिलेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप नीचे आते जाओगे तो वीक 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 होते जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होते जाएंगे। उल्टा होता है इसका, इधर देख लो कि ऊपर आपको क्या मिलेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ये रिड्यूसिंग का बताएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का बताएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन कहाँ गया हमारा, ये रहा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हम 0 मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, लेकिन इतना कोई इनका ज्यादा यूज नहीं है, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मैनर में अरेंज होते हैं। इट शोज विच एलिमेंट आर बेटर एट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड विच आर बेटर एट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से एलिमेंट्स बेटर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। फिर मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या होते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हो, थ्योरी है। वीडियो को जरा पॉज करो, पढ़ लो। कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको चीज वहां पे बताई ना, सब यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब से हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, क्या होता है भैया, ये मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए आप लोग, ZnSO4, और यहाँ पे आपने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। इलेक्ट्रोड का नाम दिया जिंक। ठीक है, ZnSO4 और तो अब जिंक की मेटल आयन के बीच में और ZnSO4 के सॉल्यूशन में Zn2+ के ऊपर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में, सेम इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन भी सेम होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सॉल्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। इट शोज हाउ इजीली अ मेटल लूज और इलेक्ट्रॉन। सेम वही बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है आपको कि कौन सा मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। इफ अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इट हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफ अ मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड। नेचर ऑफ मेटल, मेटल कौन से नेचर की है, ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने पता चला जिंक का ले रखा है तो उसका अलग रहेगा, कॉपर का अलग रहेगा, और कोई से अलग मेटल लेके आगे आयरन की, कॉपर की, गोल्ड की, तो सबका अलग अलग नेचर रहेगा। तो भैया किस नेचर की है वो यहाँ पे मैटर करता है। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आपने कितनी कंसंट्रेशन ले रखी, पता चल रहा है आपने 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर कितना ले रखा है, वो यहाँ पे मैटर करता है। टेम्परेचर मैटर करता है, प्रेशर मैटर करता है, बस ये टर्म आपको यूज करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं, कहां तक हमारे हो गए थे क्वेश्चंस। कोरोजन पे हम लोग आ जाते हैं। कोरोजन, ठीक है, कोरोजन क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, कोरोजन मतलब जंग लगना, ठीक है, जंग लगना। Corrosion is a natural process in which a metal slowly get damaged by reacting with substance like air, moisture, acids, chemicals present in the environment. Due to this, the metal surface weaken from the form unwanted compound. क्या मतलब हुआ भैया, कोरोजन होता है भैया नेचुरल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एक मेटल जो होती है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, डैमेज होने लगती है। क्यों डैमेज होने लगती है, क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंट में एयर, मॉइस्चर, एसिड और केमिकल प्रेजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है भैया, जो हमारी मेटल होती है, मेटल सरफेस होती है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है और साथ साथ ऐसा कंपाउंड बनाती है जो हमें नहीं चाहिए। अब आप लोग खुद सोचो यार, क्या आपको ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें जंग लगी हुई हो, उसे बोलते हैं अनवांटेड कंपाउंड। वो हमें कंपाउंड नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बन जाता है, उसे बोलते हैं कोरोजन। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोजन, ये तो सभी लिख देते हैं, दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पे, व्हाट इज केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग का केमिकल प्रिंसिपल क्या है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। देखो, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल
रस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो देखने वाले हैं हम लोग, रिएक्शन सारी देखने वाले हैं। उसमें यार देखो थोड़ा टफ लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको इजी लगने लगेगा। प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक। चलो, रस्टिंग फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारा लोहा होता है, लोहा किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, साथ में पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना देता है? रस्ट बना देता है। रस्ट को क्या बोलते हैं? Fe2O3.XH2। कोरोजन रिड्यूस द स्ट्रेंथ, अपीयरेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मेटल। यहां पे ध्यान से देखना, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, पानी से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? रस्ट बनाता है, जंग बनाता है। ठीक है, Fe2O3.XH2 हम लोग देखने वाले हैं। Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2, ध्यान सुनना, ये हम लोग डिराइव भी करेंगे। लोहे में जंग कैसे लगती है केमिकली हम लोग समझने वाले हैं। हमारे पास आयरन है, लोहा है, Fe मतलब लोहा। अब ये क्या करेगा? एनोड पे रिएक्शन बहुत सिंपल है। लोहा आया, लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्या बना दिया? Fe2+ में कन्वर्ट, ये हो गया। तो ये होगी एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होगा? ध्यान से सुनना, कैथोड पे क्या होगा? एनोड पे तो सिंपल सी बात है भैया, आया हमारे पास वो जो Fe था, लोहा था, Fe एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस तरीके से हमने सिंपल लिख दिया। कैथोड पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है, H2O मॉइस्चर फॉर्म में होता है, वो दोनों रिएक्ट करके H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये जो H2CO3 बना हुआ है ना, ये क्या होगा? ये H+ में और HCO3 में टूट जाएगा, आयंस में इस तरीके से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो H+ है, ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसको गेन करेगा। H+ ने आयंस गेन करके क्या बना लिया? H2O बना लिया। साथ में मॉइस्चर तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे भी इसने रिएक्ट करके H2O बना लिया। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे? इस तरीके से H2O यहाँ पे बन गया। ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए भाई? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4 कैसे आए भैया? बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2 आएंगे, ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन आप लोग बैलेंस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये समझ में आया? ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगी? रिडक्शन हुआ कैथोड पे, H+, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया। ओवरऑल जो सेल रिएक्शन बनेगी भैया, वो बनेगी ये इसको मिला के और इसको मिला के, इन दोनों को देखना। Fe लिख दिया यहाँ पे, H+ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन यहां से कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? आप लोग इसको बैलेंस करके काट सकते हो। यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये 2 ई आ गया Fe, यहाँ पे Fe2+ है। ठीक है, Fe2+ है, ये इस साइड है ये, तो ये यहाँ पे Fe2+ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर से हमने H+ उठाया और ऑक्सीजन उठाया इस तरीके से, और H2O कहाँ पे था? यहाँ पे था, इसको ऐसा कैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई। अब जस्ट 2-3 स्टेप और करनी, कहानी खत्म। बस आपको रटना इतना सा सिर्फ, फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग। अब जो हमारे पास Fe बना हुआ है, ये वाला Fe जो बना हुआ है Fe2+, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 बना लेगा, साथ में 8H+ बनेगी, जो कि हमारे बाई प्रोडक्ट है। हमें ध्यान देना Fe2O3 पे। Fe2O3 फिर से क्या करेगा? पानी के मॉइस्चर से रिएक्ट करके यहाँ पे Fe2O3.XH2O बना लेगा। इसी को, अब ये जो इतनी चीज हमने देखी है, इसी को बस बार बार प्रैक्टिस कर लो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, इसकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को एक बार करना क्या है आपको, फिर से देख लेना, यहां से जहां से मैंने आपको समझाया है कोरोजन, वहां से लेके यहां तक एक बार और देख लो, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी वन बाय वन। ओवरऑल सेल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग, और लास्ट में पानी से हमने फिर से रिएक्शन करा के फेरिक ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, हाइड्रेशन वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन? कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वे टू अवॉइड कोरोजन। कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर्स कोरोजन को अफेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं, जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं हम लोग? पहला फैक्टर है हमारे पास मॉइस्चर एंड एयर। देखो, मॉइस्चर एंड एयर आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग क्यों लगती है? क्योंकि मॉइस्चर एंड एयर आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। मॉइस्चर और एयर ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरोजन के लिए। दे एक्सेलरेट द कोरोजन प्रोसेस। कोरोजन प्रोसेस को वो तेज कर देते हैं, मॉइस्चर और एयर। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, अब बहुत सारी मेटल्स में इंप्योरिटी होती है, उस वजह से भी कोरोजन हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ बेंड्स एंड कट्स, अगर किसी मेटल के ऊपर बेंड है, कट लगा हुआ है उसके ऊपर, तब भी उस पर जंग लग सकती है। आप कैसे बचा सकते हो आप लोग किसी भी मेटल को जंग लगने से?
देखो, by painting the surface, by painting the reactive metal is kept out of contact with the air and other gases, thus this gas do not react with the metal and it gets protected from the corrosion। आप क्या करो, आप क्या करो भैया, आपकी जो मेटल है उसको क्या कर दो, पेंट कर दो। किससे पेंट कर दो, हाईली रिएक्टिव मेटल से। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के से अगर आप लोग उसको पेंट कर दोगे तो अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो किससे रिएक्ट करेगा, उस पेंट से रिएक्ट करेगा। तो आपकी जो मेटल है वो सुरक्षित रह जाएगी कुछ समय के लिए। आई बात समझ में? तो आप पेंटिंग करके बचा सकते हो आपकी मेटल को। फिर आती कोटिंग। ओके, कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंट बाय कोटिंग देयर सरफेस। अब आप क्या कर सकते हो, किसी सरफेस को कोटिंग कर सकते हो उसके ऊपर। किससे कोटिंग कर सकते हो, ऑयल से, ग्रीस से, पेंट से, वार्निश से, जिससे चाहो उससे आप लोग कोटिंग कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन से आप लोग बचा सकते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन। अगर आप लोग जिंक को आयरन के ऊपर कोट कर देते हो टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके इससे आप लोग बचा सकते हो। हाँ, यहां तक हमने पढ़ लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पे। ओके, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, सैंपल पेपर 24 में आ रखा है, क्वेश्चन बैंक 2025 के में भी दे रखा है क्वेश्चन। A solution CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Write the mass of copper deposit at the cathode by calculation. एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो अब आपको ये बताना है, यहां पे देखो, ये अपने पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। किस चीज का भरा हुआ है, CuSO4 का। ठीक है, CuSO4 का। यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोड बना दी इस तरीके से, किसकी बनाई, कॉपर की, कॉपर की। अब यहां पे हमने करंट पास किया इसके अंदर, करंट आई पास किया इसके अंदर, तो क्या हुआ, CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर का करंट हमने प्रोवाइड किया, कितनी देर तक प्रोवाइड किया, 10 मिनट तक। तो अभी यहाँ पे Cu था, CuSO4, वो क्या होगा, यहाँ पे चिपकेगा आके, Cu यहाँ पे आके चिपकेगा। तो कितना मास Cu का यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कितना Cu चिपकेगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, आप बताओ कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इस सरफेस पे अगर हम लोग 10 मिनट तक करंट चलाएं। कितने एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का। फराडे का नियम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल सी चीजें जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। करंट हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, 10 मिनट का। 10 मिनट बोले तो 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड हमारे पास हो गए, क्योंकि सेकंड्स में हम लोग डील करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu डिपॉजिट होगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। स्टेप 1, कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड। हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना पास किया हमने वो देख लेते हैं। हमने करंट इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा के चार्ज की वैल्यू निकाल ली, आई इंटू टी। आई कितना दे रखा है हमें, 1.5 एम्पियर का, और टाइम कितना हमारे पास, 600 सेकंड का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 900 कुलाम का हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो कितना चार्ज पास किया हमने, 900 कुलाम का चार्ज पास किया 10 मिनट के अंदर अंदर। आई बात समझ में? दिस मीन्स 900 कुलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। स्टेप 3 बोलता है भैया हमें क्या, यूज फराडे लॉ। फराडे का नियम हम लोग यूज करेंगे। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। अब देखो यहां पे कहां गई हमारी रिएक्शन भैया, ये रही। यहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, Cu2 प्लस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक मोल ऑफ Cu प्लस Cu मतलब कॉपर डिपॉजिट कर पाएगा। इलेक्ट्रोड Cu जो कॉपर है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, 2 मोल होगा। 2 मोल, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हमें 2 इलेक्ट्रॉन का पावर हमें चाहिए। तो वो यहां पे हमने चीज लिखी हुई है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लोगे तो 1 मोल कॉपर कहां पे डिपॉजिट होगा, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा। समझो ध्यान से, हमने 2 मोल लिए, 2 मोल क्या कर रहे हैं, एक कॉपर के मोल को डिपॉजिट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। ये बात यहां पे लिखी हुई है। 1 मोल कितना करेगा, 63 ग्राम का होता है, कॉपर का जो वैल्यू होता है वो होता है 63 ग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, हमें पता है फराडे के नियम के हिसाब से 96,487, जो कि हम लिखते हैं 96,500 कूलाम। 1 मोल का वैल्यू कितनी होती है,
487, लेकिन बराबर देखें तो हम 96,500 भी लिख सकते हैं, जो चाहे उससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 मोल की वैल्यू इतनी हुई तो 2 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुणा कर दो। तो इतना चार्ज लग रहा है हमें, ठीक है, किसको डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। अब सिंपल सी बात है, अगर यहां तक आपको चीज समझ में आ गई ना, तो एक फॉर्मूला है जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी, सारा आंसर आ जाएगा। m इज इक्वल्स टू m इंटू क्यू अपॉन n इंटू एफ। m इज इक्वल्स टू m इंटू क्यू अपॉन n इंटू एफ। ये बस यूज कर लो, काम खत्म। m यहां पे किसको बता रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, जो हमसे पूछा गया है। कैपिटल M मतलब मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। Q इज इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए हमारे पास फैराडे का चार्ज। तो 63 हमारा ग्राम में था, Q की वैल्यू 900 थी, n हमारे पास 2 आया था, फैराडे की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी। इस हिसाब से बस हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बस कहानी खत्म, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार और देख लो, फटाफट से शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ चीजें क्या क्या हुई है। सबसे पहले हमने जो चीजें दे रखी थी वो लिख दी, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। टोटल चार्ज निकालने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए वो देख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहाँ पे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यूज हुए। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया कि हमारे पास मास है 63 ग्राम, फिर Q इज इक्वल्स टू 900 ग्राम, N इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 96,487। अगर डायरेक्ट करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना कि 2 मोल यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं भैया। नेक्स्ट हमारे पास है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00102 एट मोल पर लीटर acetic acid is 4.9 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if molar conductivity for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square mole inverse. ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आ रखा है। देखो प्री बोर्ड 2024 में आया था, 25 में आ गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो देख रहे हो आप लोग स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को किसी भी यूट्यूब चैनल ने ना किसी ने इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन को नहीं दिया था। पीवाईक्यू करने से सब कुछ नहीं होता है, हमेशा नहीं बोल रहे पीवाईक्यू मत करो, पीवाईक्यू करो, लेकिन पीवाईक्यू के भरोसे मत बैठो भैया, दूसरी चीजें भी करो। ये प्री बोर्ड 2024 में आया था और 2025 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। अगर जिन बच्चों ने बस पीवाईक्यू कर गए होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, लेकिन हमने प्रोवाइड किया था प्री बोर्ड में। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन हमारे सुपर पीडीएफ से किया होगा उन्होंने 2025 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को फोड़ा होगा। चलिए यहां पे देखिए, द कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर लीटर। ये क्या है, कंसंट्रेशन है। क्यों कंसंट्रेशन है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज लिखा है, इसके बाद जो लिखा होता है वो होता है एक्चुअल में ये। तो कंसंट्रेशन में क्या, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। यूनिट समझ जाओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमारी होगी ये इतनी, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। कंडक्टिविटी हमें दे रखी है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या दे रखी है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है हमें। कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, 2 चीजें हमें दे रखी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और साथ में और क्या दे रखा है हमें, एक और चीज हमें दे रखी है, वो है मोलार कंडक्टिविटी। डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोलार कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है, 390.5। तो ये भी हमने लिख रखी है। 3 चीजें हमें दे रखी है, हमसे पूछा भैया डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो मैं तो आपको 3 से 4 फॉर्मूला याद करा रहा हूं बस, एक जो भी आपको याद कराया वो, और एक ये वाला याद कर लेना। ये 2 फॉर्मूला भी याद कर लेना जो आपको बताने वाला। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। भैया अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी, और यहाँ पे आप बोलेंगे मोलार कंडक्टिविटी यहां पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, स्टेप 2 स्टेप 3 यहां पे हो गई। स्टेप 3 में हमें जो आंसर लाना है वो यहां से लाना है, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं दे रखी है, हमारे पास वैल्यू ये वाली दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये वाली मोलार कंडक्टिविटी और लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी चाहिए। तो हमें क्या करना है, लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी तो हमारे पास दे रखी है इतनी सारी, इतनी है, लेकिन मोलार कंडक्टिविटी हमें निकालनी है।
तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ये भी हमने याद कराया था आपको जब पढ़ाया था मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1000 दे रखा है, और सी जो हमारे पास है सी भी हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इनकी वैल्यू से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। अगर ये चीज हमारे पास आ गई तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा निकल गया तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये निकाल लेंगे। मतलब आपको बस 2 से 3 फॉर्मूला याद करना है भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि बस ये जो फॉर्मूला है ना इनको आप लोग याद कर लो। आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है भैया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया है। फॉर्मूला आपने याद कर लिया, 1-2 क्वेश्चन लगा लिए तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, हमें जो चीजें दे रखी है, हमें जो फॉर्मूला याद है उसमें देखो तो सही कि ये यूज भी हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे पास अल्फा ही नहीं है, अल्फा निकालने के लिए हमें ये 2 चीज चाहिए, क्या ये 2 चीज दे रखी है, हम बोलेंगे भैया हमारे पास ये चीज नहीं दे रखी है, तो ये चीज पहले निकालेंगे ना, तो ये चीज निकालने के लिए ये यूज किया, वो जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट किया, उसको यहाँ पुट करने के बाद यहाँ पे पुट किया, बस कैलकुलेशन है फिर तो। ये बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। ये सैंपल पेपर 2025 में दे रखा है, क्वेश्चन बैंक 2025 में दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास ये दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0, ये हमारे पास क्या कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इसके बाद होती है, ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं भैया, अभी हमने फॉर्मूला याद किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे लेमडा एम अपॉन लेमडा ये लिखा हमने, तो यहां से हमें लेमडा एम हमारे पास क्या दे रखा है, क्या लेमडा एम हमारे पास दे रखा है, क्या ये दे रखा है, ठीक है लेमडा एम, लेकिन लिमिटिंग मोलर नहीं दे रखा है, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखा है, तो इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 चीजें दे रखी हैं, इनको दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। ये किससे निकाला हमने, कोलरोश के लॉ से निकाला। कोलरोश का लॉ याद है हमें सबको कि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन की दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास लेमडा एम नॉट आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो ये हमारे पास अल्फा निकल गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना बहुत इजी, अगर ये वैल्यू आपके पास पता है और सी की वैल्यू पता है। सी की वैल्यू हमें दे रखी है क्या कांस्टेंट में, बिल्कुल दे रखी है 0.025 दे रखी है, तो 0.025 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बाकी के 2 क्वेश्चन है, इनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में, जितने फॉर्मूले बताए उतने आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। फटाफट से आपको रिवाइज करा देते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पास है माइंड मैप। ठीक है, माइंड मैप, तो माइंड मैप में एक एक करके हम लोग चीजें देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कोरोजन है, यहाँ पे कोरोजन की सारी चीजें दे रखी है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो समझाया था वो यहाँ पे डायग्राम है, और हमेशा ई नॉट ऑफ सेल हमेशा 0 होता है, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, नीचे हमारे पास बैटरी वगैरह जो रिड्यूस हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है उनसे करने से। यहाँ पे कैथोड जिंक वगैरह वगैरह है, इनकी इक्वेशन दे रखी है जो हमने याद करी थी गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल में, ये इक्वेशन है, ये आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए, ये आप लोग याद कर लो। यहाँ पर भी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये रहने वाली है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये फॉर्मूला के हिसाब से चीजें देख सकते हो। और फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, एक साथ सारी चीजें दे रखी है हमने, ये आप लोग देख लो, समझ लो, याद कर लो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हो गए, एक साथ आपको दे दिए हमने सारे फॉर्मूला। उसके बाद कोलरोश का लॉ जो है उसको आप यहाँ पे शॉर्ट में समझा रखा है हमने, पढ़ के देख लो, यहाँ पे इसकी इक्वेशन दे रखी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास कोलरोश का लॉ हो गया। ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई, कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो अभी मैंने सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दोनों के फॉर्मूला रहे, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इधर क्या है भैया, फराडे का नियम, फराडे का सेकंड नियम, दोनों देख लो, रूल्स देख लो, फराडे का फर्स्ट लो, फराडे का सेकंड लो। ठीक है, चलिए, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे एडुस्टेट ऐप के ऊपर, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सुपर पीडीएफ की, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।